हाँ जी स्टूडेंट, इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर आपको मिल चुके हैं जिसमें सीधे सीधे हम वन लाइनर क्वेश्चन को सिंधु घाटी सभ्यता के डिस्कस करते जा रहे हैं। आज भी हम वन लाइनर क्वेश्चन पे ही काम करेंगे। इसके जो अगला वीडियो होगा उसके ऊपर हम डाटा के ऊपर काम करेंगे। देखते हैं। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये हड़प्पाई लिपि आ गई, इसके साथ में ये कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखते हैं, कहते लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जिसे अभी भाव चित्रात्मक बोला जाता है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका, सबसे पहले इसके बारे में विचार अपने किसने व्यक्त किए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किए थे। कहते कनिंघम ने 1873 ईस्वी में विचार व्यक्त किया कि इस लिपि का संबंध किससे है? ब्राह्मी लिपि से है। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से है। कनिंघम ने 1873 में ये बात बोली थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इसका संबंध किससे है? ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? 1925 में। किसने प्रयास किया था भाई? L.A. वेडेल ने इसका प्रयास किया था। ठीक है जी। सिंधु लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 में देखने को मिला था। ठीक है जी। 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि का प्रकाश में आ चुकी थी, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है? आद्य ऐतिहासिक बोला जाता है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों को क्या योगदान रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने मिलते हैं। इनकी जो लिपि के नमूने कितने प्रकार के मिले हैं? 4000 प्रकार के मिले हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन वन लाइनर कौन से बनते हैं कि सर्वप्रथम विचार किसने व्यक्त किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। कब? 1873 में। इस लिपि को किसके साथ संबंध जोड़ा? ब्राह्मी लिपि के साथ में। और प्रयास पहली बार किसने किया था? 1925 में L.A. वेडेल ने किया था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 में 53 में तथा 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ चुकी थी, लेकिन अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके आगे देखते हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से लेकर 400 तक भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ अक्षर है। मतलब कि पशुओं की, पंछियों की, व्यक्तियों की चित्र बनाए हुए हैं। वो अपने भावों को मतलब चित्र के थ्रू क्या है? दर्शाते थे। अब वो क्या दर्शाना, उनके विचार क्या है, वो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। इसको पिक्टोग्राफिक मतलब भी बोला जाता है। और कितने मिले हैं अब तक? 250 से 400 तक के मिल चुके हैं। और नमूने कितने प्रकार के? 4000 प्रकार के नमूने मिल चुके हैं। कहते इन पिक्चर्स के अंदर इनकी ध्वनि, भाव, वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव कृति आदि चिन्ह देखने को मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकांश दाएं से बाएं, दाएं से यानी कि इस तरफ से ऐसे जाना है आपने, यानी यहाँ से लिखना शुरू करना है, इस तरफ को आना है। ऐसे साक्ष्य ज़्यादा देखने को मिले हैं। हाँ, ऐसे भी मिले हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हुए भी लिखे हुए मिले हैं पिक्चर, बट ज़्यादा क्या मिले हैं? बाएं से दाएं की ओर। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं अधिकांश दाएं से बाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि फारसी लिपि लिखी जाती है। फारसी लिपि यानी कि दाएं से बाएं। कुछ बाएं से दाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि। एवं कुछ में गोमूत्रिका लिपि, ये भी एक लिपि है। गोमूत्रिका लिपि का प्रयोग हुआ है, जैसे कि जो कि कहाँ से मिला है? कालीबंगा के ठीकरे से। ठीकरा क्या होता है? जो घड़ा होता है ना, उसका टूटा हुआ पार्ट, उसको ठीकरे बोलते हैं। उसके ऊपर ये देखने को मिलता है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आपको क्वेश्चन में जब पूछेंगे ना, तो आपको यही बताना है, क्योंकि मैक्सिमम यही देखने को मिला है। कहाँ से? दाईं से बाईं ओर जाना है।
सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्य चित्रलेखात्मक है। सिंधु घाटी की लोगों की जो लिपि है वो किस तरह की है? चित्रलेखात्मक, मतलब चित्रों के थ्रू वो अपने भावों को व्यक्त करते थे। आपने ये देखना है। आगे चलते हैं। चलिए माप तोल की बात करते हैं। भाई ये जो एक संसार बसा हुआ था, ये माप तोल व्यापार करते थे, चीज़ें खरीदते थे, बेचते थे। तो इनके माप तोल के बारे में जान लेते हैं। कहते बाट के रूप में मणके व जवाहरात का बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। ऐसे मनके मिले जो किसके मतलब कि तोलने के लिए यूज़ किए जाते थे, जिनसे प्रकट होता है कि तोल के 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था। जैसे 16 के ही मल्टीपल चलेंगे, 16 से, यानी कि आपको कम से कम चीज़ खरीदनी है तो कम से कम 16 केजी तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं 1 किलो 2 किलो 3 किलो, 16 मिनिमम होगा। ठीक है जी। फिर उसका डबल चोंट खरीदना पड़ेगा, ऐसे 32 चोंट ऐसे करके, उसके ही आवर्तक आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। कहते हड़प्पाई लोगों को माप का ज्ञान था। ये बिल्कुल सही बात है भाई कि हड़प्पा लोग इतने जानकारी रखते कि उनको माप तोल आता था। इसके हमें प्रमाण मिले हैं। कहते ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो ना, मीटर का जो एक डंडा बना होता है, मीटर लिखा होता है भी इतने मीटर, 2 मीटर 3 मीटर का, इसी तरह के डंडे मिले हैं। बाहर देखना, देखें इनमें से एक डंडा कांसे का भी है। किसका है? एक डंडा किसका है? कांसे का भी है। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत का एक बना स्केल मिला है, ये याद रखना है। मोहनजोदड़ो से सीप का, ठीक है जी, और लोथल से किसका? हाथी दांत का एक स्केल मिला, तराजू मिला है, तराजू। सुरकोटड़ा से तराजू का साक्ष्य मिला है। सुरकोटड़ा कहाँ पर है जी? अपना गुजरात का जगह है। यहाँ से क्या मिला है आपको? तराजू के साक्ष्य मिले हैं। बाट के रूप में क्या यूज करते थे? मनके यूज करते थे, जवाहरात यूज करते थे। और इनके जो मिनिमम कितना 16 केजी आपको खरीदना होगा, 16 के ही आवर्तक आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और माप के लगे हुए निशान के डंडे मिले हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ के लोगों को माप तोल का ज्ञान हुआ करता था। आगे देखते हैं। हाँ जी, मृद भांड क्या होता है? बर्तन, मिट्टी के बर्तन, उनके बारे में बात करते हैं। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। कुम्हार का चाक कहाँ से मिला है जी? हड़प्पा से मिला है। ठीक है जी, तो वहाँ इससे पता लगता है कि ये बर्तन वगैरह बनाते थे। हड़प्पाई मृद भांडों पर सामान्य वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिली हैं। जो ये बर्तन बनाते थे, ऐसे करके जो भी बर्तन बनाते थे उसके ऊपर ये पिक्चर किसकी बनाते थे? पक्षियों की बनाते थे और वृक्षों की बनाते थे। मृद भांड अधिकांश लाल व गुलाबी रंग के हुआ करते थे। कौन कौन से कलर के भी? रेड एंड पिंक कलर के पाए गए हैं। कौन कौन से कलर के? रेड और पिंक कलर के पाए गए। इन पर अलंकरण काले रंग का हुआ करता था। मतलब बर्तन के ऊपर पहले बना लिया, मिट्टी से पका लिया, उसका कलर कौन सा था? होता था लाल और गुलाबी। और जो चित्र बनाए जाते थे उसके ऊपर पंछियों के या पेड़ों के जो भी हैं, किससे बनाए जाते? काले रंग से। मृद भांडों पर सिंधु लिपि मिलती है। ठीक है जी। लोथल से प्राप्त मृद भांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है। लोथल से एक चीज मिली है जिसके मृद भांड में क्या देखने को मिलता है कि एक पंछी है, उसने मुंह में मछली पकड़ी हुई है और पेड़ पे बैठा हुआ है, और नीचे क्या है? एक लोमड़ी उसको ऊपर की तरफ देख रही है। तो ये लगता है कि नीचे एक लोमड़ी का चित्र। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चलाक लोमड़ी को दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है अभी? पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो ये कौन है जी राइटर? विष्णु शर्मा, है ना, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं।
हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उसके मोहरे हैं। भाई सबसे बढ़िया बात यहाँ की क्या देखने को मिली है, मोहरे देखने को मिलती है। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है जी। मोहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग किसका होता है? सेल खड़ी का होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो क्लास +2 एनसीईआरटी, जो 12वीं की क्लास है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी की बुक से ही डाटा उठाया जाता है वनडे एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मोहरे बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किसका होता था? सैल खड़ी का हुआ करता था। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई है। कौन सी जगह भी? लोथल और देसलपुर। वैसे तो मैं आपको जगह के वाइज आपको बताऊंगी कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखो, लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें प्राय बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार इस प्रकार की हुआ करती, लेकिन ज़्यादा कौन सी थी? वर्गाकार। वर्गाकार जिसकी साइड, चारों साइड क्या हो? एक जैसी हो। बेलन वाली ऐसे गोल, बेलनाकार, ऐसे बेलनाकार। ठीक है जी। और आयताकार जिसकी दो आमने सामने की ये वाली साइड बराबर हो, है ना, ऐसी मिली है। वृत्ताकार चक्कर वाली ऐसे मोहरें मिली हैं। हाँ, मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले का, जो 41 61 की पोस्ट जो आई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं मुख्यतः किस आकार में पाई जाए? मुख्यतः मतलब ज़्यादा किस आकार में पाई गई है? तो ज़्यादा किस आकार में? वर्गाकार में पाई गई है। ठीक है जी। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति अंकित मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो और लोथल से जो मोहर मिली है ना, उसके ऊपर किसका चित्र बना हुआ है? नाव का। मान लो, जैसे मान लो ये मोहर है, ये मोहर है, तो इसके ऊपर इस तरह से या कोई भी आप बना सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, ऐसे किश्ती के साइज में। कहाँ से? लोथल में। लोथल तो वैसे भी पता है आपको कि ये बंदरगाह के लिए, गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध था, व्यापार का यहाँ पे केंद्र था, व्यापार यहाँ मुख्यतः यहाँ से होता था, है ना। तो यहाँ की जो मोहरें हैं उसके ऊपर किश्तियाँ मिली हैं। और एक और कौन सी जगह? मोहनजोदड़ो से भी ऐसे ही प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, अंतिम संस्कार के बारे में जानते हैं। अब लोग आए होंगे, उनकी डेथ भी हुई होगी, वो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? जैसे आज हमारे घरों में जैसे डेथ होती, हिंदू संस्कृति के अनुसार हम शव को क्या करते हैं? लकड़ियों में जलाते हैं। मुसलमान समाज क्या करता है? दफनाता है। क्रिश्चियन भी दफनाते हैं। जैसे अपना अपना एक संस्कृति है। वैसे ही हमें जानना चाहिए कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो कैसे करते होंगे अंतिम संस्कार, वो कैसे करते होंगे, हमें ये जानना है। देखिए, अंतिम संस्कार के बारे में क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं मिलती हैं। मतलब ये 3 तरह से अपनी जो परिजनों की डेड बॉडी को क्या करते थे? अंतिम का संस्कार करते थे। कैसे? देखो, दाह संस्कार। दाह संस्कार तो जो हिंदू संस्कृति आज भी लकड़ियों में जलाना, कहते इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्म अवशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता है। मतलब पहले डेड बॉडी को जला दिया जाता है लकड़ियों में, और जो लास्ट में जो राख बचती है उसको एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में डाल के दफना दिया जाता है। ठीक है जी। पूर्ण समाधिकरण, ये जरूर याद रखना। पूर्ण समाधिकरण क्या होता है? कि डेड बॉडी को पूरी की पूरी तरह जमीन में दफना देना। ये क्या कहलाता है? पूर्ण समाधिकरण। इसमें शव को भूमि में दफना दिया जाता है। ठीक है जी। आंशिक समाधिकरण, आंशिक का मतलब तो थोड़ा। कैसे? देखो जरा, कहते इसमें क्या है? पशु पक्षियों को खाने के बाद, मतलब आपके जो परिजन हैं उनके, सिंधु घाटी के लोगों के, वो क्या करते थे? अपने जो परिजन की डेड बॉडी को खुले उसमें छोड़ देते थे। खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया, पशु पंछी उसको खा लेंगे। अंत में जो जब वो हड्डियाँ या कुछ भी बचेगा, अवशेष बचते हैं, उसको क्या करते थे? दफना दिया जाता था। तो इसे इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। ये पारसी विधि से मिलती जुलती है। पारसी लोग भी ऐसे ही करते हैं। अपने जो परिजन हैं उनको क्या करते हैं? खुले में छोड़ देते हैं, और जो पंछी वगैरह उनको है या जानवर कोई भी खा लेते हैं। बचे हुए अवशेष को, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट वे, कम से कम मरने के बाद तो किसी के काम आए इंसान, ये बेस्ट है।
सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम, मतलब कि उनके जो सिर होते थे ना, डेड बॉडी को इस तरह से दफनाया जाता था या जलाने के लिए ऐसे लगाया जाता था बॉडी को कि उनका सिर किसकी तरफ हो, उत्तर दिशा की तरफ, और पैर कहाँ की तरफ हो, दक्षिण की तरफ होना चाहिए, ऐसे होता था। एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था। एक कब्र मतलब जमीन में दफनाना, एक कब्र में एक ही व्यक्ति को, ऐसी प्रथा थी। लेकिन कहीं कहीं भी आपको डबल भी मिले हैं। वो कौन कौन सी जगह है, देखो कालीबंगा में एक ऐसी वो मिली है, मतलब शवाधान मिला है जिसमें 2 बॉडी को इकट्ठे दफनाया गया था, वो एक जगह मिली है। ऐसी लोथल में 3 ऐसे मिले हैं युगल शवाधान, जिनको क्या बोला गया है कि एक कब्र में 2-2 मृतकों को दफनाया गया है, एक कब्र के अंदर 2 डेड बॉडीज को दफनाया गया था। तो इससे क्या पता लगेगा कि सती प्रथा हुई होगी, पति के साथ पत्नी को दफनाया गया होगा। रोपड़ में जो पंजाब का एक स्थल है, रोपड़ जो पंजाब का एक सिंधु घाटी का स्थल है, उसमें क्या है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मतलब कुत्ते के साथ ज़्यादा प्यार रहा होगा। ये एक ही ऐसा साक्ष्य मिला है कि कुत्ते को साथ दफनाया गया। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ स्थल में। लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण मिले। कहाँ पर, लोथल में। और लोथल में ही ऐसी 3 जगह मिली हैं जहाँ पर क्या है, 3 समाधियों के अंदर, मतलब 3 जगह ऐसी मिली है जिसमें 2-2 बॉडीज को दफनाया गया है। और कालीबंगा में एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे 2 डेड बॉडीज को इकट्ठे दफनाया गया है। तो ये हमारे उनके बारे में, अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी है। आगे देखते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा डाटा, जो मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल जैसे हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कब इसको खोदा गया और किसने इसकी खुदाई करवाई, और वहाँ से क्या सामान मिला, ये मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही।